नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणबीर सिंह जी। रणबीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। क्रिकेट, फुटबॉल और टेबल टेनिस के साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। विराट कोहली ने 2020 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल का खिताब जीता। चैंपियंस लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज और एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में मनिका बत्रा को नहीं मिली जगह। क्रिकेट की दुनिया से सबसे बड़ी खबर इस समय यही है कि विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट 2020 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर आज शाम एक पोस्ट के जरिए कोहली ने कहा कि वो अक्टूबर में होने वाले 2020 विश्व कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट कोहली ने अपने ऊपर लगातार बढ़ते दबाव की वजह से ये कदम उठाया है। कोहली ने साफ किया है कि वो बतौर बल्लेबाज 2020 क्रिकेट खेलते रहेंगे। वो भारतीय टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी भी जारी रखेंगे। कोहली ने कहा कि इस बारे में उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई के सचिव जय शाह को जानकारी दे दी है। रणबीर जी, बहुत समय से मीडिया में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत के लिए अलग अलग कप्तान हों, लेकिन कोहली ने जो कहा है, दबाव के चलते उन्होंने कप्तानी छोड़ी है। कितना सहमत हैं आप? मैं देखो, दबाव वाले स्टेटमेंट से तो सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान रहे हो। और अगर विराट कोहली ने ये फैसला लिया है तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, उसका सम्मान करना चाहिए, इतना ही कह सकते हैं। और लेकिन ये जरूर है कि अब चूंकि वो टेस्ट इतिहास में हिंदुस्तान के लिए सबसे सफलतम और महानतम कप्तान हो गए हैं, उनकी कप्तानी में लगातार जिस तरह से हिंदुस्तान ने सीरीज दर सीरीज, टेस्ट दर टेस्ट जीते हैं, तो वो उनके लिए खास रिकॉर्ड रहा है। और टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट कहा भी जाता है। तो हो सकता है तमाम निजी व्यस्तताओं के चलते उन्होंने ऐसा फैसला लिया हो, लेकिन दबाव को वो अपने ऊपर से, कप्तानी के दबाव को कम करना चाहते हैं, जबकि उनका स्टेटमेंट है कि वो बतौर खिलाड़ी टीम में खेलते रहेंगे। जी, 45 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की है। 27 में टीम को जीत मिली है, 14 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बतौर कप्तान वो आरसीबी को आज तक आईपीएल का खिताब नहीं जिता पाए हैं, धुरंधर खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद। क्या कप्तानी पर सवालिया निशान था 2020 फॉर्मेट में? इस कारण भी उन्होंने ये निर्णय लिया। देखो, जब से आईपीएल में वो खेल रहे हैं, एक ही टीम से वो खेल रहे हैं, आरसीबी में शुरू से हैं जी। और उन्होंने बेहतर से बेहतर खिलाड़ी अपनी टीम के साथ जोड़े। लेकिन ये जरूर है कि उनको ये बैड तमगा मिला हुआ है कि वो अपनी टीम को चैंपियन कभी नहीं बना पाए। जी। कुछ अननोन खिलाड़ी रहे, कुछ हल्के कप्तान रहे, लेकिन वो टीम को जिताने में कामयाब रहे, चैंपियन बनाने में कामयाब रहे। जी। ये तो एक पक्ष हुआ आईपीएल का। लेकिन जहां तक T20 जो इंडियन टीम की बात है, अब दोनों का समावेश अलग अलग तरीके का है। जब आप देश की कप्तानी करते हैं, जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा होती हैं। कहने वाले ये भी कहेंगे कि आईपीएल चूंकि आपकी प्राइवेट लीग है एक तरह से, उसमें फ्रेंचाइजी का जोर आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो इन सब चीजों का मिला जुला असर हो सकता है। कहीं सोचा उन्होंने कि इस तरह का निर्णय लिया है। अब एक बड़ा सवाल, कोहली के बाद कौन? देखिए, ये पिछले 3 या 4 साल से बराबर ये डिस्कशन होता रहता है कि विराट कोहली के बाद अगर विराट कोहली से कप्तानी ली जाए T20 की, बल्कि वनडे के लिए भी कहा जाता है, तो जो है रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी जानी चाहिए। और जिस तरह से पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 5 सैकड़े रोहित शर्मा ने लगाए, हालांकि टीम फाइनल नहीं जीत सकी, सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन उसके बाद चर्चा इस तरह से उठी थी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर तो इस तरह की भरमार थी जैसे कोहली ने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए ठीक है, अगर कोहली स्टेप डाउन कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद T20 के, तो रोहित शर्मा ही प्रबल दावेदार हैं और लगता है कि कप्तानी उनके हाथ में ही जाएगी। क्या चयनकर्ता एक अलग नजरिए से कप्तान नहीं बनाना चाहेंगे? वर्ल्ड कप के बाद कोहली जा रहे हैं, 2 साल के बाद अगले साल एक और वर्ल्ड कप होना है, चूंकि कोरोना के कारण स्थगित हो गया था। एक नया चेहरा किसमें आपने कहा, T20 में या ओडीआई में? 2020 में। T20 में तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जिस तरह से परफॉर्म करते रहे हैं और उनके वो 5 शतक हमेशा, ओडीआई के जो 5 शतक बैक टू बैक थे, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि
अभी हाल फिलहाल में तो रोहित शर्मा को कोई मात देने वाला है नहीं। चलिए, हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय 2020 टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में जिस ढंग से टीम ने उतार चढ़ाव देखे, कोहली को बहुत बहुत बधाई 2020 टीम की लंबे समय तक कप्तानी करने के लिए। और उम्मीद करते हैं रणबीर जी कि वो विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का बतौर कप्तान अंत करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2020 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे पर रवि शास्त्री सहित अन्य कोचिंग स्टाफ नहीं होगा। शास्त्री का 2020 वर्ल्ड कप के बाद करार खत्म हो रहा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साउथ अफ्रीका के दौरे तक करार बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर टीम के साथ नए कोच होंगे। 2020 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री ने कुछ महीनों के लिए करार बढ़ाए जाने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। ऐसे में बीसीसीआई ने कोच की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी है। ये खबर दिन में आई थी कि रवि शास्त्री जो हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोरोना के कारण बहुत ज्यादा जटिल क्वारंटीन की प्रक्रिया हो गई है, उससे उन्हें दिक्कत हो रही है। क्या एक एंगल ये भी है कि शास्त्री जा रहे हैं तो कोहली ने स्टेप डाउन किया? दोनों का अपना अपना बयान है अलग तरीके से, और दोनों की अपनी सोच है। एक भारतीय टीम को लीड कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट, और तीनों फॉर्मेट में कर रहा था बराबर। और जहां तक रवि शास्त्री की बात है, काफी लंबे समय से वो टीम के कोच हैं। हालांकि उन पर बहुत उंगलियां उठी थी जब ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे जी। उसके बाद क्रिकेट सीरीज तो जीत रहे हैं बराबर, लेकिन बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कहीं ना कहीं टीम मात खा जाती है। और रवि शास्त्री पर भी उंगली बराबर उठ रही थी जिस तरह से कोहली पर उठ रही थी। तो अब जो क्वारंटाइन की इतनी जटिल शर्तें हैं, उनको देखते हुए उन्होंने सोचा होगा कि अब थोड़ा सा जो है अपने पैर पीछे खींचे जाएं कोचिंग से। यहां भी एक बड़ा सवाल है रणबीर जी, शास्त्री के बाद टीम इंडिया का बॉस कौन होगा? मुझे लगता है इसमें महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के बीच में मुकाबला हो सकता है। उसमें देखना होगा कि राहुल द्रविड़ जिस तरह से जूनियर क्रिकेटर्स को नर्चर कर रहे हैं बराबर पिछले कई सालों से, वो सीनियर टीम में पहुंचा रहे हैं उन खिलाड़ियों को बिल्कुल दुरुस्त करके, चमका करके, तो लगता है। लेकिन इसमें राहुल द्रविड़ की भी राय ली जाएगी कि उनका क्या मन है। अगर वो चाहेंगे सीनियर टीम की कोचिंग करना तो फिर तो उनके सामने कोई है ही नहीं। लेकिन अगर वो मना करते हैं तो मुझे लगता है कि एमएस धोनी को जिस तरह से मेंटोर के तौर पे अभी T20 में वर्ल्ड कप के लिए जोड़ा गया है, तो शायद मैनेजमेंट देख रहा है कि महेंद्र सिंह कप्तानी इतनी सफलतम कप्तानी उन्होंने की अब तक अपने करियर में, तो हो सकता है उसका फायदा लेना चाहें बतौर कोच। जी हाँ, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ किया है कि राहुल द्रविड़ से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वो कई अवसरों पर कह चुके हैं कि वो फुल टाइम कोचिंग करना पसंद नहीं करते हैं। आने वाले समय में बीसीसीआई का क्या रुख रहता है, और जैसा कि रणबीर जी बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भी एक विकल्प हो सकते हैं। 2020 विश्व कप के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था, लेकिन फिलहाल इस दौरे को स्थगित कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए भारत के दौरे को अगले साल तक के लिए स्थगित किया है। प्रस्तावित न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम इंडिया को 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलनी थी। रिची बैरिंगटन की शानदार पारी और साफियान शरीफ की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर स्कॉटलैंड ने 3 मैचों की 2020 श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 141 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 134 रन ही बना सकी। बैरिंगटन ने स्कॉटलैंड की ओर से 61 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 82 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि बाकी के बल्लेबाजों ने ज्यादा योगदान नहीं दिया। शरीफ ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए और स्कॉटलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला कल खेला जाएगा। भारत के टेस्ट क्रिकेटर हनुमा विहारी ने आंध्रा क्रिकेट संघ से अलग होने का फैसला किया है और अब वो हैदराबाद लौट आए हैं, जहां उन्होंने 2010 में डेब्यू किया था। अब वो घरेलू क्रिकेट के आगामी सत्र में यानी 2021-22 के सत्र में हैदराबाद के लिए खेलेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं अच्छी शर्तों पर आंध्र क्रिकेट संघ से अलग हो रहा हूं। मुझे पिछले 5 वर्षों से आंध्र का कप्तान और प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है। बिहारी ने 12 टेस्ट मैचों में 32.84 के औसत से 624 रन बनाए हैं। साथ ही 94 फर्स्ट क्लास मैचेस में बिहारी ने 21 शतकों और 37 अर्धशतकों के साथ 55 के औसत से 7,261 रन बनाए हैं।
डोमिनिक ड्रेक्स की सधी हुई पारी के दम पर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने फाइनल मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स को 3 विकेट से हराकर पहली बार कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पैट्रियट्स की टीम ने डोमिनिक के 24 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 48 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच तथा खिताब जीत लिया। किंग्स की ओर से वहाब रियाज ने 2 विकेट लिए। पैट्रियट्स की ओर से डोमिनिक के अलावा जोशुआ डिसिल्वा ने 37, शरफन रदरफोर्ड ने 25 और फैबियन एलन ने 20 रन का योगदान दिया। ये जो किंग्स की जीत है, आखिरी 3 ओवर में 31 रन चाहिए थे और आखिरी 3 गेंदों पर 3 रन की दरकार थी और यहां पर ड्रेक्स ने वो रन बनाए और टीम को पहली बार चैंपियन बनाया। उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस है अपनी टीम के लिए और लंबे समय तक टीम इस परफॉर्मेंस को याद रखेगी और उनकी सेवाएं इसी तरह से लेने की कोशिश करेगी। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लेंडल चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। ब्लेंडल की जगह ऑलराउंडर डैरिल मिशेल अब वनडे टीम का हिस्सा होंगे। वो निर्धारित आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद दूसरे मैच से उपलब्ध होंगे। न्यूजीलैंड के कोच ग्लेन पोकनाल ने कहा है कि वनडे सीरीज से पहले उनका चोटिल होना टीम के लिए झटका है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कल से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली ऐतिहासिक एशेज श्रृंखला पर खतरा मंडरा रहा है। इंग्लैंड के कुछ सीनियर खिलाड़ी इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज सीरीज का बहिष्कार कर सकते हैं। ये सभी खिलाड़ी क्वारंटीन के कड़े नियमों के चलते 4 महीने तक होटल के कमरों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। दिसंबर में एशेज श्रृंखला शुरू होनी है। 8 से 12 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच होना है। इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी नवंबर के तीसरे हफ्ते तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे और उसके बाद नियमित क्वारंटीन में रहेंगे। एशेज क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के बाद अगर दर्शकों का इंटरेस्ट होता है तो एशेज में होता है और भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर होता है। इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं जाना चाहते, रीजन वही है क्वारंटीन। जैसा कि रवि शास्त्री के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे जी, क्योंकि इतने सख्त प्रोटोकॉल हैं क्वारंटीन रहने के, तो इसलिए खिलाड़ियों को थोड़ा सा लगता है कि बिल्कुल बंद के रह जाएंगे और होटल के रूम के अंदर ही रहना होगा, बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये एक बड़ी वजह है और देखते हैं इस महामारी से कैसे छुटकारा मिल पाता है। जब तक ये चल रहा है तब तक इस तरह के प्रोटोकॉल, सख्त प्रोटोकॉल हमेशा रहेंगे। कोरोना के बाद जीवन बदल गया है, कोरोना के संग ही हमें जीना है और ऐसे में खिलाड़ियों को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बीच क्या बातचीत होती है और निर्णय क्या निकलता है। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग फुटबॉल में कई मुकाबले कल खेले गए। मैच रिपोर्ट के साथ हैं अतहर सईद। लियोनेल मेसी, काइलिन एम्बापे और नेमार जैसे सितारों से सजी होने के बावजूद पेरिस सेंट जर्मेन जीत दर्ज नहीं कर सकी और उसे बेल्जियम के क्लब ब्रज ने ड्रॉ पर रोक दिया। बीएसजी के लिए मिडफील्डर आंद्रे हरेरा ने गोल दागा, जबकि बेल्जियम के क्लब के लिए 27वें मिनट में कप्तान हेंस वानाके ने गोल किया। पहले हाफ में मेसी का शॉट क्रॉस बार से टकरा गया और उन्हें बाद में पीला कार्ड भी मिला। वहीं एम्बापे बाएं टखने में चोट के शिकार हो गए। मेसी पिछले महीने ही बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी से जुड़े हैं। पहली बार वे एम्बापे और नेमार के साथ इस क्लब के लिए खेल रहे हैं। अन्य मैचों में सेबेस्टियन हालर के 4 गोल की मदद से आयेक्स ने स्पोर्टिंग लिस्बन को 5-1 से हराया। वहीं मैनचेस्टर सिटी ने जर्मन क्लब आरबी लेipzig को 6-3 से शिकस्त दी। 7 सीजन बाद टूर्नामेंट में वापसी कर रही इटालियन क्लब एसी मिलान को निराशा हाथ लगी। लिवरपूल ने एसी मिलान को 3-2 से हराया। रियल मैड्रिड ने इंटर मिलान को 1 गोल से मात दी, जबकि एटलेटिको मैड्रिड ने पोर्तो से गोल रहित ड्रॉ खेला। मालदोवा लीग की शेरिफ तिरेस्पोल ने यूक्रेन की शख्दानेस्क को 2-0 से हराया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। बड़े मुकाबले चैंपियंस लीग में खेले गए। मेसी पहली बार पेरिस सेंट जर्मेन के लिए चैंपियंस लीग में खेल रहे थे, लेकिन क्लब को जीत नहीं दिला सके। बिल्कुल ऐसा लगा कि जो ये महान खिलाड़ी हैं, चाहे मेसी हो चाहे नेमार हो, दोनों ही ऑफ कलर थे कल के दिन जी। और ऐसा स्पोर्ट्स में कभी कभी होता है जब हम बहुत उम्मीद करते हैं और उस दिन खिलाड़ी बिल्कुल ऑफ कलर होता है, उसका कोई भी मूव काम नहीं करता है। जैसा कि एक उन्होंने क्रॉस बार हिट मारा जी, वो क्रॉस बार में लगा और वापस आ गया, उसके बाद पीला कार्ड भी मिल गया तो उनको बाहर भी बिठाया गया होगा। तो इस तरह की चीजें स्पोर्ट्स में रहती हैं। अब देखते हैं आने वाले मैचेस में किस तरह का परफॉर्मेंस वो अपने
नए क्लब के लिए कर पाते हैं। लिवरपूल और एसी मिलान का मुकाबला बहुत कांटे का रहा और लिवरपूल के कप्तान जॉर्डन हेंडरसन ने तीसरा गोल कर लिवरपूल को 3-2 से बढ़त दिलाई और अंत में ये स्कोर विजयी स्कोर साबित हुआ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनका रहा, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल किए और टीम को जीत दिलाई। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देखना होगा कि आने वाले मुकाबलों में किस तरह की टीमें प्रदर्शन करती हैं, चूंकि ये ग्रुप चरण के मुकाबले हो रहे हैं। हर ग्रुप में 4 टीमें हैं और इससे 2-2 टीमें ही आगे बढ़ने में सफल होंगी। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को 28 सितंबर से दोहा में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है, क्योंकि उन्होंने सोनीपत में अनिवार्य राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा नहीं लिया था। दुनिया की 56वें नंबर के खिलाड़ी की अनुपस्थिति में 97वीं रैंकिंग की सुतीर्थ मुखर्जी महिला टीम की अगुवाई करेंगी। टीम में 2 अन्य सदस्य अहिका मुखर्जी और अर्चना कामत हैं। अनुभवी अचंत शरद कमल पुरुष चुनौती की अगुवाई करेंगे, जिसमें जी सथियन, हरमित देसाई, मानव ठक्कर और सानिल शेट्टी शामिल हैं। चीन की मजबूत टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही है, जिससे पुरुष टीम इवेंट में मेडल की उम्मीद है। एकल और डबल्स प्रतियोगिता में भी इसमें आयोजित की जा रही है। मनिका बत्रा ओलंपिक के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। सौम्यदीप घोष जो राष्ट्रीय टीम के कोच हैं, उन पर मैच फिक्सिंग का उन्होंने आरोप लगाया। टेबल टेनिस महासंघ इस पर कार्रवाई कर रहा है और अब ये निर्णय। देखिए, जब आप कोई भी खिलाड़ी कितना भी महान हो, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो मैं नहीं मानता हूँ, फिर उनको बाहर रहना ही चाहिए। जब कैंप लगा है, आपको कोई तकलीफ है, कोई चोट है, अंदरूनी चोट है, कुछ इस तरह का मामला अगर है शारीरिक, तो आप कम से कम टीम मैनेजमेंट को बताइए। और उनको बिना बताए आप घर में बैठे हुए हैं, कैंप चल रहा है, फिर जो खिलाड़ी कैंप में है फिर सिलेक्शन उन्हीं में से होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेकिन रणबीर जी, एक सवाल ये भी है, ओलंपिक से पहले भी कैंप लगा था और उसमें मनिका बत्रा शामिल नहीं हुई थी। ओलंपिक खेलने को मौका दिया टेबल टेनिस संघ ने, यहाँ क्यों? शायद देख लिया कि ओलंपिक में उनको भेजा गया तो उन्होंने उसको एक रूटीन बना लिया कि मैं कैंप में शामिल नहीं होंगी, तो कभी ना कभी तो लाइन खींचनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अनुशासन खेल में बहुत जरूरी है और कई बड़े महान खिलाड़ियों ने इसकी बात भी की है। मनिका बत्रा और संघ के बीच जो खींचतान चल रही है, खेल प्रेमी के नाते पूरा भारत यही उम्मीद कर रहा होगा कि ये बहुत जल्द समाप्त हो और फिर से मनिका कोर्ट में वापस आएं और देश के लिए मैच जीतें, पदक जीतें और तिरंगे का मान बढ़ाएं। 7 ओलंपिक मेडल और 25 बार की वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने कल सांसदों को बताया कि कैसे FBI, अमेरिकी जिम्नास्टिक और ओलंपिक अधिकारी यौन शोषण को रोकने में विफल रहे। उन्होंने बताया कि वो और सैकड़ों अन्य एथलीट पूर्व डॉक्टर लैरी नस्सार से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर से लैरी नस्सार और एक पूरे सिस्टम को दोषी ठहराती हूं, जिसने उनके अपराध को सक्षम बनाया। अमेरिकी सीनेट कमेटी के सामने उन्होंने अपने साथी जिम्नास्ट मैकेला मारोनी, एली राइसमैन और मैगी निकोल्स के साथ ये कहा। सिमोन बाइल्स सीनेट के सामने गवाही देने के दौरान रो पड़ी। बाइल्स ने कहा कि यूएसए जिम्नास्टिक और अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति कार्रवाई करने में विफल रही, जबकि FBI ने आंखें मूंद ली। रणबीर जी, यही सिमोन बाइल्स हैं जिन्होंने ओलंपिक में झंडे गाड़े। इस ओलंपिक में उन्होंने कुछ इवेंट से अपने आप को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि वो मानसिक रूप से इस प्रतियोगिता में उतरने लायक नहीं हैं। अब ये बात सामने निकल कर आ रही है। अमेरिका जैसा देश जो ओलंपिक में हमेशा टॉप 5 में पदकों के मामले में रहता है, सिमोन बाइल्स का कहना कि आंखें मूंद ली। बिल्कुल, वहां भी ब्लैक्स के साथ जिस तरह का अन्याय होता है वो दबा छुपा रहता, और इतनी महान खिलाड़ी अगर ऊपर आकर के वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रही तो कहीं ना कहीं तो गलती है, तभी वो कल स्टेटमेंट देते हुए रो पड़ी। आपको ध्यान होगा कि मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूं, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में रोमानिया की नादिया कोमेनेची, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी और पहली बार उस जिम्नास्ट को परफेक्ट 10 में से 10 पॉइंट मिले थे, और एक बार नहीं, उस पूरे ओलंपिक में 7 बार उनको इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए आंका गया। बहुत महान खिलाड़ी रही। जब वो देश अपने वापस लौट के आई तो उनके साथ भी इस तरह का, उनके जो शासक थे चेसेस्क्यू, उन्होंने अपने यहाँ बंदी बना लिया था और काफी लंबे समय तक बंदी बना के रखा। यौन शोषण उनके साथ भी हुआ था। उम्मीद करते हैं कि सिमोन बाइल्स का मामला हल होगा और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं खिलाड़ियों के साथ नहीं होंगी। रणबीर जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।